हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनवणे एंड एसोसिएट्स चैनल। आज का हमारा ये वीडियो बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का पार्ट 2 है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें बिकॉज बहुत ही ज़रूरी बातें आज के वीडियो में होने वाली है। ये वीडियो एआईबी के स्टूडेंट्स और हर लॉ से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है वो कृपया करके अपने कांटेक्ट में शेयर ज़रूर करें ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके। आज के वीडियो में हम एआईबी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी साथ में देखते जाएं। शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं कि स्क्रीन पर आपको जिस तरह से दिख रहा है उस तरह से आईपीसी की कौन सी सेक्शंस अब बीएनएस 2023 में किस नंबर पे है वो डिटेल अगर किसी को चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें। हम पूरे एक्ट की सेक्शंस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएनएस का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी और इसमें टोटल 3 सेक्शंस दी गई है। सेक्शन 1 जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की। पहले के आईपीसी में हमने देखा था कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे कई सारी सेक्शंस थी, लेकिन अब के नए बीएनएस एक्ट में आप देखोगे कि मेन सेक्शन की बहुत सारी सब सेक्शंस दी गई है। तो अब आपको सब सेक्शंस याद करनी पड़ेगी। पहले सेक्शंस देखते हैं जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की। तो सेक्शन 1 के सब सेक्शंस बता रही है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023 और ऐसी ही बात आईपीसी की पहली सेक्शन में थी। मतलब कि सेक्शन 1 की सब सेक्शन 1 बता रहा है कि इस एक्ट को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। आगे देखते हैं सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। तो इसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट के द्वारा डेट तय करेगी कि ये एक्ट कौन सी डेट को लागू होगा या फिर इसकी सेक्शंस जो है वो कौन सी डेट से इन्फोर्स में आएगी। ये सब तय कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। किस तरह से तय करेगा? तो गैजेट के द्वारा नोटिफिकेशन पब्लिश करके। अब आगे सेक्शन 1 की सब सेक्शन 3 क्या बात करती है कि इस एक्ट में बताए गई जोगवाइयों के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उसे बीएनएस के तहत पनिशमेंट मिलेगी। और ऐसी ही बात आईपीसी की सेक्शन 2 में कही गई थी। तो अब जो हमने आईपीसी की सेक्शन 2 में पढ़ा था वो बीएनएस की सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में आ गया है। आगे सेक्शन 1 की सब सेक्शन 4 देखते हैं। तो सेक्शन 1 की सब सेक्शन 4 बात करती है कि अगर कोई भारतीय भारत के बाहर जाके कोई ऑफेंस करता है, जो ऑफेंस बीएनएस के तहत आता है, तो उस भारतीय के अगेंस्ट में बीएनएस के द्वारा उसको पनिशमेंट की जाएगी। और ऐसी ही बात आईपीसी की सेक्शन 3 में थी। आगे देखते हैं सेक्शन 1 की सब सेक्शन 5। अभी सेक्शन 1 की सब सेक्शन 5 के भी 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला देखते हैं सेक्शन 1 की सब सेक्शन 5 का क्लोज ए बात करता है कि भारत के बाहर या फिर भारत के भी स्थान पे भारतीय नागरिक के द्वारा अगर कोई ऑफेंस होता है। सेक्शन 1 की सब सेक्शन 5 का क्लोज बी बात करता है कि भारतीय नागरिक के द्वारा ये ऑफेंस अगर भारत में रजिस्टर हुए जहाज, विमान या फिर भारतीय व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई ऑफेंस किया, या फिर सेक्शन 1 की सब सेक्शन 5 का क्लोज सी बात करता है कि ऐसा ऑफेंस अगर भारत में रजिस्टर कोई कंप्यूटर के खिलाफ किया, उसको जरिया बना के करते हैं,
तो भी बीएनएस के तहत ऑफेंस माना जाएगा और बीएनएस के तहत सज़ा होगी। ऐसी बात हमने आईपीसी की सेक्शन 4 में देखी थी। इन शॉर्ट हम समझे तो भारत के किसी स्थान में या फिर भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के द्वारा कोई ऑफेंस किया जाए और वो ऑफेंस जहाज में हो यानी दरिया में जो चलते हैं वाहन स्टीमर उस पे हो या फिर हवाई जहाज में हो, प्लेन में हो या फिर भारत में रजिस्टर हुए किसी कंप्यूटर पे हो, यानी कोई टेक्निकल का यूज़ करके कोई ऑफेंस करे तो भी बीएनएस लागू होगा और बीएनएस के तहत वो ऑफेंस माना जाएगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इसका एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है, वो देखते हैं। ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ए वो भारतीय नागरिक है। कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, उसने भारत में या भारत के बाहर एक मर्डर किया है, एक ऑफेंस किया है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विंस ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, और उसने अभी मर्डर किया, वो भारत का नागरिक है, भारत के बाहर जाके किया और वो जहाँ भी पकड़ा जाएगा उसको पकड़ के उसको बीएनएस के तहत पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि वो भारतीय नागरिक है। चाहे वो कहीं भी चला जाए और ऑफेंस करे तो उसे बीएनएस लागू होगा और बीएनएस के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। ये थी हमारी सेक्शन 1। आगे हम देखते हैं सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में हम देखेंगे सारी डेफिनेशन। आईपीसी में सारी डेफिनेशन को एक अलग सेक्शन नंबर दिया गया था। अब सारी डेफिनेशन को बीएनएस में सेक्शन 2 में सब सेक्शंस के द्वारा दर्शाया गया है। तो अभी हमको डेफिनेशन के लिए याद रखना है कि सेक्शन 2 में है और कौन सी डेफिनेशन कौन से सब सेक्शन में, वो याद करना रहेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बीएनएस में सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन, तो सेक्शन 2 की सब सेक्शन 1 वो डेफिनेशन देता है एक्ट की। एक्ट मीन्स के डिनोट एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। और ये एक्ट की डेफिनेशन आईपीसी में कहाँ थी, तो आईपीसी के सेक्शन 33 में एक्ट की डेफिनेशन थी, जो अब बीएनएस में सेक्शन 2 की सब सेक्शन 1 में है। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 2 डेफिनेशन देती है एनिमल की। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, और एनिमल की डेफिनेशन आईपीसी की सेक्शन 47 में दी गई थी। अभी एनिमल का मतलब क्या है, तो कोई भी जीवंत प्राणी, मनुष्य के सिवाय कोई भी जीवंत प्राणी को हम एनिमल कहेंगे। एआईबी में इस क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल की डेफिनेशन बीएनएस की कौन सी सेक्शन में है, और ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन ए सेक्शन 2 की सब सेक्शन 1, सेक्शन 2 की सब सेक्शन 30, सेक्शन 2 की सब सेक्शन 4 और सेक्शन 2 की सब सेक्शन 2। तो कौन सा राइट होगा, तो सेक्शन 2 की सब सेक्शन 2। अभी दोस्तों एक बात बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें ऑप्शन में सेक्शंस नंबर दिए गए हो, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ए में जो भी सेक्शन नंबर दिखे वो आपको डायरेक्ट लेना है, इंडेक्स निकालनी है और इंडेक्स में वो सेक्शन नंबर देखना है। बैक टू बैक ABCD में जो भी सेक्शन नंबर दिए गए वो सेक्शन नंबर निकाल के सेक्शन के सामने क्या लिखा गया है वो पढ़ना है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिस तरह से एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि एनिमल की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में ऐसा पूछा गया हो, तो ऑप्शन ABCD इंडेक्स से आप कंपेयर करके जान सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं सेक्शन 2 की सब सेक्शन 3 जो डेफिनेशन देता है चाइल्ड की, और ये चाइल्ड की डेफिनेशन बीएनएस में दी गई है, आईपीसी में पहले नहीं थी, ये नई प्लस हुई है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो बीएनएस के तहत चाइल्ड बच्चा
किसको माना जाएगा? तो जो व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम है वो सारे व्यक्ति को चाइल्ड माना जाएगा। अभी इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, AIB में पूछ सकते हैं कि BNS 2023 के हिसाब से चाइल्ड कौन है? ऑप्शन ए 18 साल से कम की व्यक्ति, ऑप्शन बी 18 साल से ऊपर की व्यक्ति, ऑप्शन सी 20 साल की व्यक्ति, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 साल से कम की व्यक्ति चाइल्ड कहलाई जाएगी। दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे? तो BNS के तहत चाइल्ड किसको कहा जाएगा? ऑप्शन ए 18 साल से ऊपर की व्यक्ति, ऑप्शन बी 18 साल से कम की व्यक्ति, ऑप्शन सी 25 साल की व्यक्ति, और ऑप्शन डी। तो अभी आप इसमें कौन सा सही आंसर चूज़ करोगे? तो वैसे देखा जाए तो ऑप्शन बी राइट है कि 18 साल से कम की व्यक्ति BNS के तहत चाइल्ड कहलाई जाएगी। लेकिन इधर आपको चूज़ करना है ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में लिखा गया है ऑप्शन बी, तो डी कह रहा है कि बी सही है, तो आपको इधर चूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन डी। इसीलिए दोस्तों AIB के एग्ज़ाम भले ही ओपन बुक टेस्ट है, लेकिन बिल्कुल भी हड़बड़ी में इस क्वेश्चन का आंसर टिक ना करें। शांति से समझे, पढ़े, 2 बार चेक करें, बाद में ही एक आंसर टिक करें, ताकि आपकी कोई भी भूल ना हो और आप आसानी से एग्ज़ाम पास कर सको। आगे जाके हम AIB में केसेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे पास ऑनलाइन बैच में जुड़ेगा उसको हम डिटेल्स में AIB की प्रिपरेशन कराएंगे, ताकि वो पहली बार में अपना AIB एग्ज़ाम क्लियर कर ले। आगे देखते हैं सेक्शन 2 की सब सेक्शन 4। वो बात करता है काउंटर फेथ की, यानी कि डुप्लीकेट चीज़ें बनाना और उसे ओरिजिनल कहकर बेचना, या सामने वाले को ओरिजिनल है ऐसा मानने पे मजबूर करना, ऐसी कुछ मिलावटी चीज़ें बनाना, वो काउंटर फेथ कहलाया जाएगा। आगे सेक्शन 2 की सब सेक्शन 5 बात करता है कोर्ट की डेफिनेशन देता है, और ये IPC की सेक्शन 20 में थी। क्वेश्चन अगर आए तो इस तरह से आएगा कि कोर्ट की डेफिनेशन BNS में कहाँ पे है, कौन सी सेक्शन में है, और ऑप्शन में आपको सेक्शन से दिए जाएगी। या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि सेक्शन 2 की सब सेक्शन 5 किसको डिफाइन करता है? ऑप्शन ए काउंटर फेथ, ऑप्शन बी चाइल्ड, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट, और ऑप्शन डी कोर्ट। तो आपको इंडेक्स खोलनी है BNS की, उसमें सेक्शन 2 की सब सेक्शन 5 देखना है और उसके सामने क्या लिखा है वो पढ़ना है, और बाद में अपने दिए गए ऑप्शन से कंपेयर करना है। तो आप देखोगे कि सेक्शन 2 की सब सेक्शन 5 के सामने कोर्ट लिखा है, तो आप सारे ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी में कोर्ट दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि BNS की सेक्शन 2 की सब सेक्शन किसे डिफाइन करता है? ऑप्शन डी कोर्ट को। आगे देखते हैं सेक्शन 2 की सब सेक्शन 6, उसमें डेफिनेशन दी गई है डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग unless the contrary appears from the contents। आगे देखते हैं सेक्शन 2 की सब सेक्शन 7, जो डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन दे रही है, और ये IPC की सेक्शन 24 में थी। डिसऑनेस्टी का मतलब होता है मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। डिसऑनेस्टी यानी बददानत रखते हुए किसी दूसरी व्यक्ति का फ़ायदा या दूसरी व्यक्ति का नुकसान करना, और ये बददानत रखते हुए किया जाएगा
तो वो सेक्शन 2 की सब सेक्शन 7 में आएगा। आगे सेक्शन 2 की सब सेक्शन 8 बात करता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी substance by means of letters, figures or marks or by more than one of those means and includes electronic and digital record intended to be used or which may be used as evidence of that matter। तो डॉक्यूमेंट किसे कहा जाएगा, वो सेक्शन 2 की सब सेक्शन 8 बात करता है। तो ऐसी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में आएगी जो केसेस में एविडेंस का काम करती हो, वो चाहे फिर कोई लेटर हो, कोई फिगर हो, कोई मार्क हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो। तो दोस्तों इसमें से AIB में क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है, या फिर सेक्शन 2 की सब सेक्शन 8 किसको डिफाइन करता है, या फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। ऑप्शन ए मार्क्स, फिगर्स, लेटर। ऑप्शन बी डिजिटल रिकॉर्ड, फिगर, मार्क्स। ऑप्शन सी मार्क्स, डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो कौन सा सही आंसर होगा इसमें? ऑप्शन डी, क्योंकि सारी ऐसी चीज़ों की बात की गई है जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड है। ख्याल आ रहा है दोस्तों कि किस तरह से AIB में क्वेश्चन आते हैं। शांति से पढ़े, समझे, बाद में ही टिक करें। आगे देखते हैं सेक्शन 2 की सब सेक्शन 9। फ्रॉडलिटी means doing anything with the intention to defraud but not otherwise। मीन्स के किसी के साथ कपट, फ्रॉड करने के इरादे से किया गया हर कोई कार्य फ्रॉडलिटी कहा जाएगा। और ये IPC में सेक्शन 25 में भी था। आगे बात करते हैं सेक्शन 2 की सब सेक्शन 10 डिफाइन करता है जेंडर। द प्रोनाउंस ही एंड इट्स डायरेक्टिव्स आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ओके, तो मेल हो, फीमेल हो या फिर अन्य सारे लोगों का जो जेंडर यानी कि जाति वो डिफाइन करेगा सेक्शन 2 की सब सेक्शन 10। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 11 बात करता है गुड फेथ। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। मीन्स ये चीज़ें जो योग्य काळजी, केयर लिए बिना की गई हो, वही चीज़ें गुड फेथ में नहीं आएगी। बाकी ऐसी सारी चीज़ों को गुड फेथ माना जाएगा कि जो योग्य केयर लेते हुए सावधानी से की गई हो, वो सारी चीज़ें गुड फेथ में आएगी। अगर कोई चीज़ें सावधानी से नहीं की गई हो और उससे किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो गुड फेथ में नहीं आएगी। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 12 बात करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या आएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड है। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 30 हार्बर। हार्बर की बात करते हैं। हार्बर यानी कि किसी को आसरा देना। ये सेक्शन वाइज एग्जाम में आ सकता है, डिटेल में आने की संभावना नहीं है। आगे बात करते हैं सेक्शन 2 की सब सेक्शन 14। वो बात करता है इंजरी। इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इनलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी। तो इंजरी से हमारे माइंड में पहले आता है किसी को चोट पहुंचाना, लेकिन ये चोट सिर्फ शारीरिक नहीं है, किसी की बॉडी के सीमित नहीं है। अगर किसी को मानसिक त्रास दे या फिर उसकी समाज में जो रेप्यूटेशन है उसको हम दाग लगाए या फिर हम किसी की चीज़ों को नुकसान पहुंचाए तो वो भी इंजरी में आएगा। आगे सेक्शन 2 की सब सेक्शन 15 बात करता है इनलीगल और लीगली बॉर्न टू डू।
आगे सेक्शन 2 की सब सेक्शन 16 डिफाइन करता है जज। जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डिजाइंड एज अ जज एंड इंक्लूज अ पर्सन। तो ये सारी सेक्शन से नंबर वाइज आ सकती है, डिटेल्स में आने की संभावना नहीं है। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 17 बात करती है लाइफ। लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेंट। लाइफ से क्या मतलब है? तो हमारी जीवन, हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी, इसको डिफाइन करता है सेक्शन 2 की सब सेक्शन 17 लाइफ। आगे सेक्शन 2 की सब सेक्शन 18 में बात की गई है लोकल लॉ। लोकल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। जो हमारे लोकल एरिया में, हमारी सिटी में या फिर हमारे स्टेट में जो भी लॉ लागू है वो लोकल लॉ में आएंगे। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 19 बात करती है मैन। मैन मीन्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो मैन यानी पुरुष किसे कहा जाएगा? तो जो जन्मजात नर है, जो जन्मजात पुरुष जन्मा है, उसे मेल कहा जाएगा। इधर बीएनएस के तहत मैन का यह कदापि मतलब नहीं है कि किसी उम्र के बाद मैन कहा जाए, पुरुष कहा जाए, नहीं। जो जन्मजात पुरुष है वो मेन माना जाएगा बीएनएस के तहत। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 20 बात करता है मंथ एंड ईयर। वट एवर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द मंथ और द ईयर इज टू बी reckoned according to the Gregorian calendar। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मंथ एंड ईयर बीएनएस के तहत किसको माना जाएगा? ऑप्शन में आपको दिखेगा ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मंथ एंड ईयर, तो वो आंसर सही रहेगा। तो ये शब्द आप याद रखना, मंथ ईयर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा मंथ ईयर होता है वो बीएनएस के तहत मंथ एंड ईयर की डेफिनेशन में आएगा। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 21 मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स के इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फर्स्टेड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। मीन्स के मूवेबल प्रॉपर्टी, नाम से ही आपको पता चलेगा मूवेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ले जा सके, ऐसी चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें नहीं आएगी जो परमानेंटली ज़मीन के साथ या किसी जगह पे अटैच हो चुकी हो, जो वहाँ से हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, और ऑप्शन में आपको अलग अलग चीज़ों का नाम दिया जाएगा। तो आपको वो शांति से पढ़ना है और सोचना है वो मूवेबल है या नहीं है। आगे चलते हैं सेक्शन 2 की सब सेक्शन 22 नंबर। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 23 ओथ। ओथ यानी कि सौगंध लेना। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 24 ऑफेंस। ऑफेंस यानी कि गुनाह। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 25 ओमिशन यानी कि कार्य लोग। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 26 पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएट्स और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इन कॉरपोरेट और नॉट। तो बीएनएस के तहत पर्सन यानी व्यक्ति किसे कहा जाएगा? तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग पर्सन में नहीं आएंगे, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ कंपनी, एसोसिएशन और मंडली इनकॉर्पोरेट, जो भी कंपनी है, पेड़ी है, एसोसिएशन है, मंडली है, वो सारी चीज़ें पर्सन कहलाई जाएगी। तो याद रखना, पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग के साथ साथ कंपनी, मंडली, एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 28 पब्लिक सर्वेंट।
मीन्स अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन नेमली। फिर इसमें सारे सब क्लोज दिए गए हैं। तो एग्ज़ाम में आए कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कौन सी सेक्शन में है, तो आपको डायरेक्ट इंडेक्स से मिल जाएगा कि सेक्शन 2 की सबसेक्शन 28 पब्लिक सर्वेंट की बात करती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आर्मी और नेवी और एयरफोर्स वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, तो आपको सेक्शन 2 की सबसेक्शन 28 निकालनी होगी और उसको डिटेल में पढ़ना होगा। आपको क्लोज में से दिखेगा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का नाम है कि नहीं। तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ना अपनी बैरेक्ट से। और अगर क्वेश्चन आ जाए आपको एग्ज़ाम में के नीचे दिए गए ऑप्शन में से पब्लिक सर्वेंट कौन है, तो पूरा ध्यान लगा के इसमें जो भी नाम दिए गए वो नाम पढ़ के अपना ऑप्शन से कंपेयर करके टिक करना। आगे देखते हैं सेक्शन 2 की सबसेक्शन 29 रीज़न टू बिलीव, यानी किसी चीज़ को हम माने, बिलीव करें, ऐसे कोई भी रीज़न हो तो वो रीज़न टू बिलीव कहा जाएगा। ये नंबर वाइज आ सकता है, मीन्स के रीज़न टू बिलीव कौन सी सेक्शन में है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 30 स्पेशल लॉ। आगे देखा था हमने लोकल लॉ, कहाँ था लोकल लॉ, तो लोकल लॉ सेक्शन 2 की सबसेक्शन 18 में था। लोकल लॉ मीन्स कि हमारी सिटी, हमारे एरिया, हमारे राज्यों में जो लॉ चलता है वो लोकल लॉ में आएगा। स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ का क्या मतलब होगा, सेक्शन 2 की सबसेक्शन 30 बात करता है स्पेशल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई लॉ एप्लीकेबल हुआ है तो वो स्पेशल लॉ में आएगा। सेक्शन 2 की सबसेक्शन 31 बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सेक्शन 2 की सबसेक्शन 32 बात करता है वेसल। वेसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। और ये आईपीसी की सेक्शन 48 में भी था। वेसल यानी कि वाहन, जो हमारा स्टीमर आता है जो दरिया में हमने देखा है, तो वो उसकी डेफिनेशन इधर 32 सबसेक्शन 32 में दी गई है। सेक्शन 2 की सबसेक्शन 33 बात करते हैं वॉलंटरी की। सेक्शन 2 की सबसेक्शन 34 बात करता है विल की। विल मीन्स एनीथिंग टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट, यानी जो भी हम वसीयत बनाते हैं वो सारी वसीयत विल कहलाई जाएगी। सेक्शन 2 की सबसेक्शन 35 वुमन, वुमन की बात करता है। आगे हमने मैन चाइल्ड की डेफिनेशन देखी, इसी तरह से सेक्शन 2 की सबसेक्शन 35 में वुमन की डेफिनेशन दी गई है। वुमन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ओके, जैसे भी मैन की डेफिनेशन थी उसी तरह से वुमन की डेफिनेशन है कि जन्मजात कोई स्त्री जन्मा है तो उसे वुमन कहा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक एज के बाद वुमन कहा जाए। जन्मजात जो भी स्त्री, लड़की जन्मी है वो वुमन कहलाई जाएगी। सेक्शन 2 की सबसेक्शन 36 बात करता है रॉन्गफुल गेन, मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। सेक्शन 2 की सबसेक्शन 37 बात करता है रॉन्गफुल लॉस, मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लॉसिंग इट इज इलीगली एंटाइटल्ड। तो हम हमारे ऑनलाइन बैच जो भी स्टूडेंट लेता है उन्हें हम ये सारी डेफिनेशन भी डिटेल्स में पढ़ाते हैं, जिसमें रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस भी बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है। आगे बात करते हैं सेक्शन 2 की सबसेक्शन 38 गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली। तो सब सेक्शन 2 की सबसेक्शन 36, 37 और 38 में बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं। अगर आपको ये डिटेल्स में पढ़ना है तो आप हमसे जुड़िए, हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें
तो आप ये डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और सेक्शन 2 की सब सेक्शन 39 ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन आते हैं AIB में डेफिनेशन से वो हमने देखा। आगे हम देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस की, यानी कि सामान्य अपवाद। अभी कई सारी परिस्थिति ऐसी उद्भव होती है कि जो BNS के तहत हम उसको सज़ा नहीं दे सकते। तो कैसी कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है वो हमें सेक्शन 3 बताएगा। और ये हमें सामान्य अपवाद उदाहरणों से समझने पड़ेंगे और एग्ज़ाम में भी इलस्ट्रेशन ही आएंगे, मीन्स के उदाहरण दिए जाएंगे और आपको पूछेंगे कि ये ऑफेंस है या नहीं है। सेक्शन 3 में दिए गए कुछ इलस्ट्रेशन हम देखेंगे। बाकी के इलस्ट्रेशन और बाकी की सेक्शंस अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो जुड़िए सोनवन एंड एसोसिएट्स के ऑनलाइन AIB क्लासेस से। चलिए सेक्शन 3 में दिए गए जनरल एक्सेप्शंस के कुछ इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। सेक्शन 3 में से पहला हम इलस्ट्रेशन देखें तो इसमें दिया गया है कि द सेक्शन इन दिस संहिता which contain definition of offense do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but the definition are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age। तो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से जो कार्य को ऑफेंस बताया गया है वो ऑफेंस अगर कोई 7 साल से कम का बच्चा करता है तो उसे BNS के तहत सज़ा नहीं दी जाएगी। आगे एक इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि whenever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of the effect partly by an act and partly by an omission is the same offense। अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करने से या कोई कार्य नहीं करने से अगर कोई ऐसा रिजल्ट चाहता है या फिर कोई ऑफेंस करने के लिए ट्राई करता है और उसे वो ऑफेंस में सफलता मिलती है तो वो BNS के तहत ऑफेंस कहलाया जाएगा। एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए इंटेंशनली कॉज ज़ेड्स डेथ partly by illegally omitting to give Z food and partly by beating Z, A has committed murder। तो इधर A नाम का एक व्यक्ति है जो पूरा इरादा रखता है Z नाम के व्यक्ति को मारने का और इसके लिए वो पूरे उसको मार डालने के इरादे के साथ उसको खाना नहीं देता है और उसको मार भी मारता है। तो उसने ऐसा पूरा इरादा रखते हुए ऐसा कार्य किया है और ऐसा कार्य करने की वजह से जेड की डेथ हो गई है। तो इधर ए को मर्डर की सज़ा होगी। ए ने मर्डर का ऑफेंस किया है ऐसा साबित होगा। तो दोस्तों AIB एग्ज़ाम में इलस्ट्रेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा जो इलस्ट्रेशन उसको पूरा इलस्ट्रेशन आपको क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है कि ए इंटेंशनली कॉज जेड डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिशन टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड। और बाद में ऑप्शन में दिया जाएगा कि ऑप्शन ए हैज़ कमिटेड मर्डर, ऑप्शन बी ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, ऑप्शन सी ए हैज़ कमिटेड अनलॉफुल एक्ट और ऑप्शन डी नथिंग। तो इधर सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैज़ कमिटेड मर्डर। तो दोस्तों इलस्ट्रेशन बेस भी इस तरह से क्वेश्चन AIB में आ सकते हैं। इस तरह से सेक्शन 3 में बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। तो आप सभी के पास डायरेक्ट होगी, आप इसे डिटेल्स में पढ़ना और अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो वो स्टूडेंट मुझे संपर्क कर सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और जिसको भी डिटेल्स में पढ़ना है, AIB की प्रिपरेशन करनी है, वो स्टूडेंट हमें
कांटेक्ट करे और अपने AIB एग्ज़ाम पहली बार में पास कर ले। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए, और अपने मित्रों से ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।